नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। नृत्य संगीत के बीच योगी सरकार ने अपने 1 साल पूरा होने का जश्न मनाया। लोक भवन के अंदर यूपी की बदलती सूरत का दावा किया गया। कहा गया कि यूपी अब पहले वाला नहीं रहा, अब खुशियां यूपी के जिले जिले में, घर घर में समा चुकी हैं। कानून का राज स्थापित हो चुका है। प्राथमिक स्कूलों में बच्चे सुनहरे भविष्य का आधार तैयार कर रहे हैं। लहलहाती फसलों की कीमत हाथ में देखकर किसान अपने पिछले दुख को भूल चुका है। तो क्या वाकई 1 साल में वो सब कुछ हो चुका है जिसका ऐलान लोक भवन में हुक्मरानों ने किया था? बीजेपी के सहयोगी ही इस दावे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर सरकार को फेल बता रहे हैं। तो क्या है आखिर योगी काल के पहले साल का हाल? इसी पर हम करेंगे चर्चा। आज बेरज में होरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया, अपने अपने घर सोने अपने अपने मंदिर सोने सी। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि आज लोक भवन में सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ प्रमुख बातें कही। पहली बार प्रदेश के अंदर प्रदेश का किसान, प्रदेश का नौजवान, गांव गरीब किसान, दलित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी शासन की एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, यह सब देखने को मिला। तो योगी जी ने आज जो कुछ कहा है लोक भवन में, उसका हम विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार के स्तर पर जो बातें सही लग रही हैं वो आम जन के स्तर पर क्या वाकई सही हैं। ज़मीनी स्तर पर अगर हम बातचीत करें तो क्या वाकई वो योजनाएं जिनका जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे थे वो पहुंच पाई हैं ज़रूरतमंदों में। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले उनसे परिचय मैं आपका करवा देती हूँ। शबनम पांडे हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी की ओर से। डॉक्टर अब्दुल हफीज गांधी हमारे साथ रहेंगे इस चर्चा में समाजवादी पार्टी की ओर से। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए विजेंद्र सिंह हमारे साथ रहेंगे, आपका बहुत स्वागत है। नम्रता तिवारी हमारे साथ रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे कुछ देर में हमसे जुड़ेंगी। सलोनी के सरवानी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता, आपसे कुछ देर में। और साथ ही कुमार भवेशचंद्र हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, एडिटर नेशनल वॉइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कुमार भवेशचंद्र, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात का विश्लेषण करना कि आखिर योगी जी ने लोक भवन में आज तमाम नेताओं के सामने, कैबिनेट मंत्रियों के सामने, अपने कार्यकर्ताओं के सामने और जो पूरी प्रदेश की जनता उनको सुन रही थी, देश की जनता सुन रही थी, उनके सामने जो बातें रखी हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कितना सपना है, कितना फसाना है। देखिए सुब्रा, जब हम लोग गोरखपुर और फूलपुर के जो नतीजे थे जब विश्लेषण कर रहे थे तो हम लोग ये कह रहे थे कि योगी सरकार का जो है साल पूरा होगा तो उसके जश्न फीका हो जाएगा। लेकिन आज ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। सरकार ने पूरे जोशो खरोश के साथ इस मतलब अपने साल पूरा करने के जश्न को मनाया। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने जो खास बात कही, मैं सबसे पहले उसको बता दूं अपने दर्शकों को भी और यहाँ जो मौजूद हैं मेहमान, ताकि हम लोग इस बात पर चर्चा कर पाएंगे कि योगी का आगे का रोड मैप क्या है। योगी को इससे उम्मीद ये थी मुख्यमंत्री से कि वो अपने 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा रखेंगे। उन्होंने अपने 1 साल बीते हुए 1 साल को लेकर कुछ खास ऐसी बात नहीं कही, लेकिन उन्होंने आने वाले समय के लिए ज़रूर कुछ बातें कही है। जिसमें खास बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में नया सिलेबस जो है, यानी नए पाठ्यक्रम लाने जा रही है सरकार। और स्कूलों की वर्दी जो है, जो छोटे बच्चों की वर्दी है वो खाकी है फ़िलहाल, और उसको बदल के कॉन्वेंट स्कूलों जैसे वर्दी वो देने जा रहे हैं। उसके अलावा जो ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का अभियान है, उस अभियान को तेज़ी से लागू किया जाएगा। उद्योगों की दिशा में अहम कदम बढ़ाने की बात की गई और कहा गया कि समिट में जो है वो जो MOU साइन हुए थे, भारी भरकम 4,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे, उसमें से 25,000 करोड़ के MOU इस साल में यानी सरकार के दूसरे साल के दौरान ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इस उद्योगों में इस तरह के निवेश से 4 लाख लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं। और उसके अलावा जो कुल प्रयास है शिक्षा विभाग में 64 विभागों में ये कहा गया कि 4 लाख लोगों को नौकरी देंगे, जिसमें से पुलिस, शिक्षा और नगर निकायों में ये नौकरियां खास तौर पे मिलेगी। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि एंटी भू माफिया जो इस सरकार के आते ही एक ऐसा सेल बनाया गया था और ऐसे पूरे प्रदेश में एक उस अभियान के तहत जो है लोगों की शिनाख्त की गई, पहचान की गई कि कौन से लोग हैं जो सरकारी ज़मीनों पर या जो कमज़ोर लोगों की ज़मीन पर कब्जा करके वो महल खड़े कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने कहा कि अभियान में तेज़ी लाया जाएगा, ये बात उन्होंने। और एक ख़ास बात जो किसानों को बड़ी राहत देने वाली हो सकती है, उन्होंने कहा कि मिट्टी पर पूरी तरह से रॉयल्टी खत्म हो गया है। आमतौर पे जब किसान अपने खेत से निकाल के मिट्टी किसी दूसरी जगह पे ले जाता है या अपने मकान में लगाने की कोशिश करता है तो वो सड़कों पे जो है उसकी पुलिस वाले और तरह तरह के उसको परेशान किया जाता है। तमाम बातें कही हैं योगी आदित्यनाथ ने, यानी कि कुल मिलाकर फिर से एक बार हुंकार भरी है, फिर से एक बार तमाम ऐलान किए हैं। 1 साल बीत जाने के बाद शबनम पांडे जी अभी भी योगी जी हुंकार भर रहे हैं, अभी भी लोगों को स्वप्न दिखा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं मंच से, जिसकी उम्मीद भी थी। लेकिन जो मिसाल की बात बार बार आप लोग कर रहे हैं, हम किसे मिसाल माने? जिन किसानों को कृषि ऋण माफी योजना में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए का ऋण माफ हुआ है, हम उसे मिसाल माने? हम क्या उन बच्चों को मिसाल माने जिन्हें स्वेटर नसीब नहीं हुआ ऐलान के बावजूद? हम क्या उन महिलाओं को, लड़कियों को मिसाल माने जो छेड़खानी का शिकार हो रही हैं एंटी रोमियो स्क्वाड के बावजूद? हम क्या कासगंज को मिसाल माने? आप लोग कहते हैं कि दंगे नहीं हुए हैं। आखिर हम मिसाल इस 1 साल में क्या माने? अगले साल के जो वादे किए गए हैं उन पर हम अगले साल चर्चा कर लेंगे। देखिए, हमारा 1 साल पूरा हुआ और 1 साल पूरा होने पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई, ज़मीन पर उतरी है जिनके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। चाहे वो एक दंगे को लेकर हो, कासगंज में दंगा नहीं हुआ, ये 2 झुंड जा रहे थे और उनमें कुछ झड़प हुई और जो भी इसमें दोषी रहा उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हम कुछ उस पर जवाब देने लायक नहीं रहते, उस पर भी कार्रवाई हुई। दूसरी बात बच्चों को लेकर है, मैम मैं आपको टोकना नहीं चाहती थी, लेकिन समय पर नहीं हुई कार्रवाई, पुलिस कुछ नहीं कर पाई। 2-3 दिन तक वहां पर लोग आपस में भिड़ते रहे, 144 धारा के बावजूद वहां पर माहौल बिगड़ा हुआ रहा, कार्रवाई ठीक से नहीं हो पाई। ये तथ्य है, सच्चाई है जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दर्ज है। देखिए, कार्रवाई हुई, दोषी को पुलिस ने ढूंढ निकाला और उस पर कार्रवाई हुई है। इसके बाद बच्चों को लेकर हो, बच्चों की शिक्षा को लेकर हो, तो एक सबसे बड़ी पहल जो की गई, जब हम सत्ता में आए तो भ्रष्टाचार से लिप्त उत्तर प्रदेश हमें मिला था और उस उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। सबसे पहले बच्चों के नकल को रोका गया। हम कहते तो हैं कि हमारे 60% आबादी युवा हैं, पर अगर युवा नकल कर पास हों, युवा नकल करके अपना भविष्य बनाना चाहें, तो शायद यही वजह था कि आज तक उत्तर प्रदेश से युवा पलायन कर रहे थे नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, इन सब के लिए। तो हमने नकल को रोका है, जो कि एक हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। फिर देखा जाए महिलाओं को लेकर हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया। पिछली सरकार ने 1090 खड़ी तो कर दी और अपनी पीठ थपथपाने लगे, पर उस पर केवल टेलीफोनिक कंप्लेन आया करता था। ग्राउंड पे अगर किसी को मदद चाहिए तो उसका कोई भी प्रोविजन नहीं था। थाने निष्क्रिय पड़े हुए थे, उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में थाने थे। लेकिन हमने आते ही 181 को फिर से एक्टिव किया। सभी डिस्ट्रिक्ट में हमने रेस्क्यू वैन बनाया और जो टेलीफोन कॉल से भी कंप्लेंट्स लिए, रेस्क्यू वैन भेज के जहां मुसीबत में रही लड़कियां, उनको भी हमने, चुके हैं योगी जी। ठीक है, उनको भी हमने आप वही सब गिनवा रही हैं। ठीक मैम, हम हफीज गांधी का रुख कर लेते हैं। हफीज गांधी जी, तुलना यहाँ पर शबनम जी भी कर रही हैं और यही तुलना करने की कोशिश योगी आदित्यनाथ ने भी की जब वो मंच से बोल रहे थे लोक भवन में। लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातों का जिक्र किया जिससे सीधा निशाना आप पर है और जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अभी 1 साल सरकार को हुआ है तो सरकार ये तुलना करेगी पिछले वाली जो सरकार है उससे। उन्होंने ये कहा कि भय और असुरक्षा का माहौल था, हमने उस पर काम किया है। उन्होंने कहा निवेश एक सपना था आपके कार्यकाल में, हमने उस पर काम किया है। नकल विहीन परीक्षा एक सपना थी, हमने उस पर काम किया है, जिसका जिक्र अभी शबनम जी भी कर रही थी। गरीबों को मुफ्त बिजली का उन्होंने जिक्र किया जो पहले आप लोग नहीं कर पाए।
ऐसी तमाम बातें उन्होंने गिनवाई और सीधे तुलना आपकी सरकार से की। देखिए सुब्रता जी, बड़ा ये दुविधाजनक है जब चीफ मिनिस्टर जी इस तरह के क्लेम्स करते हैं। देखिए हमारा साफ मानना है कि ये प्रचार और प्रसार की सरकार है, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, ये रीपैकेजिंग एंड रीनेमिंग की सरकार है। और इसलिए मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूँगा जो मैंने सूचना विभाग से लिया है। इस सरकार ने पिछले 1 साल में 220 सजावटी विज्ञापन दिए, 63,115 होर्डिंग्स लगवाए, 368 LED वैन, 81 डिस्प्ले बोर्ड्स और 607 स्क्रीनिंग से प्रचार प्रसार किया गया। ये तो सरकार का आंकड़ा है, यानी कि इवेंट मैनेजमेंट द्वारा जो चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों को दिखाया जाना। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि योगी जी, जब हम सरकार से पूछते हैं कि आपने क्या किया, तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि 1 साल हुआ है, हमको वक्त दिया जाए। लेकिन फिर बाद में अचीवमेंट्स गिनाए जाते हैं। तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति है कि सरकार एक तरफ अचीवमेंट्स क्लेम करती है और जब हम पूछते हैं कि क्या अचीवमेंट्स है तो वो बोलते हैं कि 1 साल कम है, हमें वक्त दिया जाए। देखिए ये सरकार बहुत जल्दबाजी में है। 100 दिन पूरे हुए तो इन्होंने अचीवमेंट गिनाना शुरू कर दिए, फिर 6 महीने पर ये बुकलेट लाते हैं। अब ये 1 साल में जो है अचीवमेंट्स गिना रहे हैं। इनके अचीवमेंट्स क्या हैं? 100 से ज़्यादा बच्चे गोरखपुर में मर गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उसके बावजूद कि चीफ मिनिस्टर जी वहां पर 2-3 बार गए थे और समीक्षा की। देखिए इस तरह की जो चीजें हैं, आप सरकार क्या कह रही है? 1 साल बेमिसाल। यही नारे हमने माननीय मोदी जी की सरकार के बारे में सुने थे। जब 3 साल सरकार को पूरे हुए थे तो बड़े बड़े अखबारों में हमने पढ़ने को मिला 3 साल बेमिसाल। और फिर हमने देखा कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया गया, किस तरह से जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पूरी की पूरी बर्बादी हुई, फार्म डिस्ट्रेस देखने को मिला, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के दुष्प्रभाव देखने को मिले। तो ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं कमियों पर जो है एक अच्छा लवादा उड़ाकर दिखाने की कोशिश करती है। आप कह रहे हैं कि इवेंट था ये भी। मैं आपके पास वापस आऊंगी, बिल्कुल विजेंद्र जी इवेंट का मैं रुख मैनेजमेंट है ना। करूंगी। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं जहां सरकार शबनम जी की आप नाकामी है। ठीक सर, शबनम जी आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये भी एक इवेंट का हिस्सा था, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट में ये सरकार जो है वो तुर्रम खान है और इसलिए ये भी उसी का हिस्सा था। देखिए पहले तो मैं अपने सपा के साथी से ये कहूँगी कि जैसे वो आंकड़े निकाले इस सरकार के, क्या कभी उन्होंने अपनी सरकार के आंकड़े निकाले कि उनके झंडे बैनर, झंडे बैनर इसमें कितना लगाया? पूरे 5 साल इन्होंने बस इसी में लगाया था। दूसरी बात, पहले साल तो इनको ये भी नहीं पता था कि इनके अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर है कि चाचा लोग चीफ मिनिस्टर हैं। इनका पहला क्या 4 साल तो इसी झगड़े में निकल गया कि कौन चीफ मिनिस्टर है। अंतिम साल अखिलेश जी जागे और फिर थोड़ा बहुत जो कुछ दिखा पाए वो दिखाए, उद्घाटन करके, शिलान्यास करके। काम तो कहीं भी पूरा नहीं किया। तब इन्होंने क्यों नहीं प्रश्न किया? तब इन्होंने क्यों नहीं आंकड़े निकाले अपने सरकार की? आप आंकड़े बताइए शबनम जी। एक सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी तब भी जब अखिलेश की सरकार थी तो ये आरोप लगता रहा कि अखिलेश के अलावा 4-4.5 मंत्री। आपने तो घोषित तौर पे एक मुख्यमंत्री के साथ 2 मुख्यमंत्री लगा दिए थे। बावजूद इसके आपने देखा कि 1 साल पूरा होते होते प्रदेश में क्या माहौल बन गया। आप 2 उपचुनाव हार गए और उनके बीच में भी आपस में मतभेद की खबरें आने लगी। नहीं, ये मतभेद उनमें एकदम नहीं थी। हमने उप मुख्यमंत्री बनाया और डंके के चोट पे बनाया। हमने मुख्यमंत्री एक ही रखा, मुख्यमंत्री हमारे एक ही रहे। पर उनके में मुख्यमंत्री तो एक बना दिया इन्होंने गद्दी पे, पर वो मुख्यमंत्री कभी भी कुछ नहीं बोल सके, ना कुछ कर सके। करना तो दूर की बात, बोल तक नहीं सकते थे। ये तो घोषित दिखाई देते हैं 2 उप मुख्यमंत्री। इसके अलावा मोदी और अमित शाह भी ऊपर से सरकार चलाते हैं। यहाँ पे सुनील बंसल भी सरकार चलाते हैं। तो आपके यहाँ भी तो कई मंत्री हैं, विपक्ष का आरोप है। उपेंद्र मिश्रा जी अलग चलाते हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे इधर मुख्यमंत्री एक हैं और मुख्यमंत्री ही सारे डिसीजंस लेते हैं और सारे काम करते हैं। कहीं भी मुख्यमंत्री ने कभी भी किसी और का नाम लेकर ये नहीं कहा कि नहीं वो सरकार चला रहे हैं या उनसे पूछकर काम करूंगा। और दूसरी बात, जहां तक रहा कि आपने एक और प्रश्न कुछ करा, नहीं मैं आऊंगी मतभेद की बात। मतभेद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नहीं, कोई मतभेद नहीं है हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में। और चुनाव हारना जीतना तो अलग बात है। आज के दिन आपके सहयोगी दलों की ओर से जो विद्रोह की आवाजें उठ रही हैं, वो एक बड़ा इशू है। बिल्कुल, उस पर मैं आऊंगी वापस, फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन जरूरी है कि विजेंद्र जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विजेंद्र जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप भी यही मानते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट जो सरकार पर आरोप लगता रहा है ये भी एक इवेंट था? किस तरह से आप देखते हैं उन तमाम बातों को जो आज लोक भवन में मंच से योगी जी ने कही है? मैंने मुख्यमंत्री जी को सुना तो मुझे लग रहा था कि वो शायद
आदरणीय मोदी जी से कम फेंकेंगे तथाकथित योगी हैं, लेकिन मैं तो सुन के दंग रह गया जब उन्होंने कहा कि 1,00,000 किलोमीटर सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। मैं गांव का रहने वाला हूं और जब मैं घर जाता हूं 4-5 ज़िले पड़ते हैं, मुझे 1 किलोमीटर स्थान कहीं नहीं दिखाई पड़ा जहां गड्ढा मुक्त हो। तो ये 1,00,000 कहाँ का है? वो हमारे उत्तर प्रदेश का है या किसी अमेरिका की बात कर रहे हैं जैसे शिवराज जी ने बात किया था। एक बात। दूसरे, जिसको आदरणीय शबनम जी ने कहा कि हमारी उपलब्धि है कि 11 लाख लोगों ने परीक्षा छोड़ा, और उपलब्धि तो तब होती कि जब 75% वित्त विहीन का जो विद्यालय हैं गाँव में, जो 100 रुपया से नीचे प्रतिदिन पर पढ़ा रहे हैं, पहले उसकी गुणवत्ता सुधारिए, उनको मानदेय दीजिए मनरेगा से दूना, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में तय हो चुका था। आपने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में जिक्र किया था। तो आप पहले गुणवत्ता सुधार करिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, ग्राउंड रियलिटी में किसान भी हूँ सौभाग्य से, जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं ओरिजिनल किसान हूँ, गाँव का रहने वाला हूँ। 1 पैसे का सुधार हम लोगों के जीवन में नहीं हुआ। अभी भी पिछले साल का गन्ना मूल्य बकाया है और योगी जी के साढ़ 16 बीघा तो अकेले हमारा गन्ना चढ़ गई। हर गांव में 500 छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। आदमी का जीवन जो जवान बच्चे के तरीके से फसल होती है उसको खाए ले रहे हैं, और उसी का परिणाम रिफ्लेक्शन हुआ है फूलपुर में, इलाहाबाद में। लेकिन विजेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है कि आपकी ये जो बातें हैं वो जनता तक पहुंच नहीं पा रही हैं? जनता जानती है उसका परिणाम और दिया। जो तो योगी जी मंच से बोलते हैं या मोदी जी बोलते हैं वो पहुंच जाता है, अरे इसलिए लगातार जो है वो जितवाती भी है सरकार। लेकिन आपकी भी तो जमानत जब्त हो गई है सर चुनावों में। नहीं, हमारा जो हो गया वो तो सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सरकार में थे, ये आप मान चुके हैं कि आपका यही हाल होना है। इनको डिलीवरी करना था, इनका जो हुआ उसको देखिए। हम वहां मुख्य लड़ाई में पहले 29 साल से कांग्रेस पार्टी गोरखपुर में चुनाव नहीं जीत पा रही थी, तो हम इसी समय चुनाव जीत जाते बगैर अपना संगठन को दुरुस्त किए। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन एक मुख्यमंत्री जो 29 साल से जीत रहा था वो नहीं जीत पाया, और आपके जो डिप्टी सीएम हैं उनकी सीट लूज की लगभग 70,000 वोटों से। यही जनता का रिफ्लेक्शन है, यही जनता ने जो आपके जनता अब जनता जान पा रही है, और उसका जवाब आने वाले समय में देगी। ठीक है, 19 में खाता नहीं खुलने जा रहा है बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर, और उसकी वजह यह है कि उपचुनावों में खुद योगी जी की जो सीट है वहां पर बीजेपी को करारी शिकस्त मिली है। अपना बूथ में 1700 वोट सपा पाई है, 35 वोट भाजपा को मिला है। ठीक, भवेश जी, 2 बातें हैं यहाँ पर। एक तो ये कि योगी सरकार के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं भ्रष्टाचार को लेकर के या फिर तालमेल को लेकर के, और दूसरा कि जनता ने भी जो उपचुनावों में कहा है, एक संदेश दिया है, वो भी सरकार के सामने है। इन दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो योगी जी ने जो आज कहा है मंच से, उसका क्या मतलब रह जाता है? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी की सरकार एक सबसे बड़ी भूल ये कर रही है, और वो लगातार कर रही है। एक तो अपने ये सहयोगियों की उपेक्षा कर रही है, जिसका नतीजा है कि आप साल पूरा होने को जा रहा है और उन्हीं के जो इनके साथ मिलकर इन्होंने चुनाव लड़ा है और उनको सत्ता में भागीदारी दी है, बावजूद इसके उनकी ओर से आवाज़ें आ रही हैं कि जो ये सरकार जो है अपने बहुमत का दंभ भर रही है, बहुमत के अहंकार में है। कहीं ना कहीं अब सरकार जो है अपने आपस में ही तालमेल नहीं बना पा रही है। दूसरा, जनता के साथ जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जो 1 साल होने पर अगर योगी आदित्यनाथ अगर पूरे 1 साल का अगर ब्यौरा देते कि हमने ये एजेंडा रखा था इस साल के लिए, लेकिन हमने इसमें 50% अचीव किया, इसमें से 40% अचीव किया या 60% अचीव किया, और बाकी 40% के लिए हम आगे आने वाले साल में प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये ईमानदारी इस सरकार में अपने मतदाताओं के प्रति, अपने वोटरों के प्रति नहीं दिखाई दे रही है, जिसका रिफ्लेक्शंस आप देख रहे हैं कि इन चुनाव में नजर आ रहा है। अभी तो सर शुरुआत भी नहीं हुई है। आ रही हूं मैं सर। शबनम जी, 6 महीने पूरे होने के बाद भी आप पिछली सरकार को याद करते हैं, 1 साल पूरा होने के बाद भी आप पिछली सरकार को याद करते हैं। आखिर आपकी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन पर कितना आप खरे उतरे हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा है। यहाँ पर आपका 1 साल और केंद्र में 4 साल मोदी जी का, और जनता उसी को काउंट करके चल रही है, जिसका एक उदाहरण आपने उपचुनावों में देखा भी। देखिए, केंद्र में हमारे 4 साल हुए हैं, तो उसकी उपलब्धि आप चुनावों में देख सकते हैं कि हम धीरे धीरे 21 राज्यों में हमारा पार्लियामेंट उपचुनाव हुआ 9 के 9 में आप हारी। आप अपना तो देखिए, आपने कितने खाते खोले, आप तो धीरे धीरे साफ होते चले जा रहे हैं। जीते हैं वहाँ, और शायद उत्तर प्रदेश को छोड़कर राजस्थान में हम ही जीते, जम्मू कश्मीर में हम ही जीते हैं। कमियां निकालने में अगर तेज हैं तो कुछ काम करने में तेजी होती तो ये हर्ष नहीं होता। शबनम जी, कांग्रेस की छोड़िए, आपके एलाइज आपसे क्यों गुस्सा है? टीडीपी आपसे नाराज है, शिवसेना आपसे नाराज है, श्रोमणी अकाली दल आपसे नाराज है, एमएनएस आपसे नाराज है। क्यों नाराजगी है? भारतीय स्वयंसेवक पार्टी आपसे नाराज है। आप क्या अपने
अलाइज का ख्याल नहीं रखते हैं क्या? ठीक है, या शबनम क्यों जी, इतना असंतोष हो रहा है आपके जवाब allies देने को? दें। उंगली हाँ। उठाने के पहले अपने अंदर देखिए, हम तो धीरे धीरे सभी राज्य हम तो पे कब्जा गोरखपुर और करते फूलपुर जा के रहे अंदर देख ही हैं, चुके सब हैं। जगह भगवा होता आपको किस चला जा तरह रहा से है। शिकस्त दी हफीज हमारे और गांधी, दो गोरखपुर के बाय अंदर। इलेक्शन, करके, दो ये बाय दोनों ही इलेक्शन सीटें आपके लिए हमारे बहुत जरूरी थी। गोरखपुर हफीज गांधी, और एक-एक फूलपुर करके, हमने एक-एक आपको करके। शिकस्त दी है। शबनम जी को जनता ने जवाब आपको देने दिखा दें, दिया फिर कि मैं क्या आप जनता आपके का पास आशीष आपके अकेले खिलाफ। आ रही शिकस्त हूं मैं देने आपके की, पास, एक सेकंड, आप हाँ। अकेले शिकस्त देने ये के- राजनीति है, आप भी गठबंधन की आप सरकार अकेले चला रहे हैं। शिकस्त दे ही नहीं सकते। राजनीति में गठबंधन हफीज होते हैं, आप गांधी, इसको नकार एक नहीं सेकंड सकते सर, हैं। ऐसे आप भी नहीं, तो बात गठबंधन ठीक की है, सरकार लेकिन चला रहे यहाँ हैं। पर भाजपा और में आपने 44 चलाई है। पार्टी शामिल है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2 दर्जन से ज्यादा गठबंधन की सरकार चलाई है। तो अकेले आप क्या अपने करना है? सहयोगी दलों का अगर कोई आपने भी कुछ किया जवाब आप दे रही हैं, आप हफीज सम्मान जी, नहीं करते हैं, हफीज आप जी, गठबंधन का धर्म नहीं हफीज निभाते और जी, इसलिए आपके हफीज सहयोगी जी, आपसे एक नाराज हैं। धर्म डिबेट का भी होता है, एक धर्म डिबेट का भी आप होता ये है। देखिए कि कितना टीडीपी सम्मान को आपने कर वादा रहे किया स्पेशल हफीज स्टेटस गांधी, देने का। हफीज गांधी, आपने क्या किया उसका? हफीज गांधी, एक धर्म डिबेट का भी होता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो धर्म निभाएं, एक एक करके जवाब दें, एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, कोई सुन नहीं पाता है कुछ। शबनम जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं हफीज गांधी के पास जाऊंगी। देखिए, एक तो सबसे पहला मैंने बताया कि हाँ। केंद्र सरकार के कार्यों की वजह से ही हम लोग 21 राज्यों में आज सत्ता में हैं। दूसरी बात, राज्य में भी है, राज्य में हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन हमें जिस तरीके का राज्य मिला था तो उसको सुधारते सुधारते ही वो सुधरेगा। जिस तरीके से अभी विजेंद्र जी कह रहे थे कि पहले आप शिक्षा को अपडेट कर देते, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा देते, अगर हम नकल पर रोक ला रहे हैं तो ये गुणवत्ता बढ़ाना ही है। जो आज तक इस भरोसे थे कि कांग्रेस और सपा हर वक्त यही कहती थी। छुड़वाना किसी गुणवत्ता बढ़ाने में हाँ, नहीं एक आता। सेकंड, एक शबनम सेकंड, जी, शबनम पांडे जी आपको ये सुनिए, समझना पड़ेगा। कांग्रेस और सपा चाहती थी शबनम पांडे जी कि आपको ये घोटाले समझना और पड़ेगा। मैं आपकी बात नकल रख रही हूँ, करके देश को मैं मांगे आपकी ले ही बात रख जाएंगे। रही हूँ विजेंद्र जी। शबनम पांडे जी आपको ये समझना पड़ेगा मैम, आपको ये समझना पड़ेगा मैम कि नकल को रोकना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, ये दो अलग अलग ये बातें कहीं से नहीं आता, हैं। इसका क्योंकि मतलब अगर नहीं अगर है आप कि बिना अगर आप क्या- बिना छात्रों को ये कहे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, आपके लिए जो हम शिक्षा छात्रों के पद्धति है साथ उसे हम खड़े सुधार हैं। रहे हैं, अब इस साल शिक्षा जो पद्धति को हम जाइए, सुधार रहे जाइए, हैं, जाइए, तब तक आप सिर्फ जाइए, नकल जाइए, रोक कर बच्चा छोड़ दिए ऊपर हैं। ऊपर से काम कर गाँव में रही है जाइए, मैम। पता आपको ये चलेगा कौन समझना किसके चाहिए, साथ खड़ा है। अगर एक साथ 3 लाख 4 लाख 5 लाख छात्र जो हैं वो ये सोच रहे 11 हैं लाख लोगों कि ने अब हम आपको लिखें मैं कहाँ से, बताऊं, अब हम इसमें कहाँ से से- परीक्षा दें, वो ये इसमें सोच रहे हैं कि हम से एग्जाम लाखों की छोड़ देते संख्या हैं, में तो ये आपकी नाकामी रहेगी मैम, ये सरकार की नाकामी रहेगी, वो उन बच्चों की नाकामी नहीं रहेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। मैं इसको- शिक्षा पद्धति में सुधार करना और जो नकल है वो रोकना दो अलग अलग बातें हैं, आप ये समझिए। देखिए, हम लोग पाठ्यक्रम भी बदल रहे हैं, ये अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया है, उस पर हाँ। कार्रवाई अरे चल रही बदलने है। तो सब एक बदलने बार हैं, में कुछ 20 करके दिखाइए सेशन ना, में बदलने तो आप word भी बदल रही है, पाठ्यक्रम 20 पाठ्यक्रम बदल सेशन रही में है। कभी नहीं बदला रंग जाता बदल रही है। है दीवालों का, सुनिए, इससे क्या होना है? पाठ्यक्रम 20 सेशन में नहीं बदला जाता है, सेशन शुरू होने पे बदला जाता है। पूरे साल इस पर कार्रवाई हुई है, चिंतन हुआ है, पाठ्यक्रम सिर्फ क्या रखा पाठ्यक्रम जाए, की बात नहीं कैसे है, उसकी बात ये भी गुणवत्ता। है कि सरकारी हमने स्कूलों में कैसी पढ़ाई हो रही लगाया है, है, क्या टीचर्स सरकारी की- स्कूलों में शिक्षक हैं, क्या सरकारी हमने- स्कूलों में बच्चे आ रहे हैं, क्या उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या वेतन मिल पा रहा है सही ढंग से, ये तमाम बातें उसमें आती है। भवेश शुभ्रा जी मुझे मौका इन दीजिए। तमाम चीजों जी। पे कार्रवाई चल रही है हमारी। जी ठीक है, एक सेकंड मैं आ रही हूँ भवेश जी आपके पास। हफीज गांधी कुछ कहना चाह रहे हैं। हफीज देखिए, जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ये वादा खिलाफी की सरकार रही है। यही वादा खिलाफी उन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ की। 1,72,000 शिक्षा मित्र आज उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं। 2015 में जब माननीय योगी जी अपोजिशन में थे तो कहते थे हम अध्यादेश लाकर जब सरकार में आएंगे तो हम शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर देंगे। हाँ। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2017 के इलेक्शन में शिक्षा मित्रों को कहा और बीजेपी के संकल्प पत्र में है कि हम शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन आज हमारे शिक्षा मित्र डेली आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार का न्याय देखिए कि उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तराखंड की सरकार ने अभी अभी शिक्षा मित्रों को बिल्कुल टीचर के तौर पर माना है और उनको उतना ही मान दिया जा रहा है जितना एक टीचर को सैलरी दी जाती है। तो यही उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों नहीं किया जा सकता? हमारी सरकार ने लगभग 40,000 रुपए शिक्षा मित्रों को देने का काम किया, इनकी सरकार ने घटाकर 10,000 कर दिया और बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जाता है। अभी केंद्र सरकार ने RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट किए हैं, उसके हिसाब से उत्तराखंड की सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है वहां पर शिक्षा मित्रों को फैसिलिटी दे दी गई। यही फैसिलिटी हमारे 1,72,000 शिक्षा मित्र मांग रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, माननीय योगी जी की सरकार पर कोई भी जू नहीं रह रहा है। मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी से अपील करता हूं कि शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान कर दीजिए, वरना 2019
2019 में और 22 में ये शिक्षा मित्र आपको निस्तनाबूद कर देंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ डिबेट में दो गेस्ट जो हैं वो जुड़ गई हैं। नम्रता तिवारी जुड़ गई हैं और सलोनी केसरवानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मैं रुख उनका करना चाहूँगी। सबसे पहले नम्रता तिवारी जी, यहाँ पर चर्चा शिक्षा व्यवस्था को लेकर हो रही है। फिलहाल कई सारे पहलू हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं कि शिक्षा को लेकर योगी जी ने कितना काम किया, क्योंकि मंच से वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम बदल रहा है, मंच से वो कहते हैं कि नकल रोका गया है, जो कि पहले एक सपना था। क्या सिर्फ यही बातें शिक्षा पद्धति को सुधारने में आती हैं, या फिर और भी कई तमाम बातें हैं जहां पर सरकार पिछड़ी भी है, जहां पर जनता को जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है? आप कैसे देखती हैं इसे? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी इस समय हम लोग की, आपने देखा कि विगत वर्षों में पिछले कई सारी छुट्टियां अननेसेसरी थी, उन सारी छुट्टियों पे उन्होंने रोक लगाई और शिक्षा की तरफ लोगों को वो किया प्रोत्साहित कि ये फालतू की छुट्टियों को अवॉइड कर करके शिक्षा पद्धति को और मजबूत बनाया जाए। कोई भी सिस्टम होते होते थोड़ा टाइम लगता है और उससे थोड़ा वो जो चीज़ें हो रही हैं, ये तो है कि चेंज तो आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। नकल हमारे यहाँ बहुत बड़ी वो थी, लेकिन देखिए नकल पे रोकथाम है, सारी चीज़ें की जा रही हैं। पहली बात तो बहुत सा महिलाओं के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ, ये देखिए इसमें से महिलाएं काफ़ी सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि एंटी स्क्वाड वाला। हम आएंगे नम्रता जी, पहले शिक्षा पर हम बात कर लेते हैं। शिक्षा के लिए बस यही है कि उन्होंने काफ़ी, जैसे इस समय शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है चाहे कुछ भी है उस पर वर्क हो रहा है और थोड़ा सा सिस्टम को बदलने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन क्या सरकार को उन छात्रों को विश्वास में नहीं लेना चाहिए था जो परीक्षा छोड़ने पर मजबूर हो गए? एक बार अगर कई लाख छात्र जो हैं परीक्षा छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? क्या सरकार इसे अपनी उपलब्धि में गिनवा सकती है? देखिए, बिल्कुल आप ये तो पहले से इसका मतलब हमारा सिस्टम ही बिगड़ा था कि हम लोग क्या बिल्कुल नकल से ही अपने पास होने के उस पे वो हैं, तो हमारा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ था। तो हम इस चीज़ के लिए अगर उन्होंने अचानक, ठीक है इस साल नहीं हुआ, अगली साल बच्चे उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो इसके लिए आप पहले से वो कर देते, फिर उसके लिए कोई नया वो उसका वो करते। तो ये देखिए, ये तो शिक्षा के लिए अगर आपको भारत का विकास चाहिए तो यहाँ पे हमें इस शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर तो फोकस करना ही पड़ेगा। उसको बेटर बनाने के लिए हमको ये जो चीज़ें गलत तरीके से होती चली आ रही है उसको सही करना है। ठीक, सलोनी केसरवानी जी, पहले भी ऐसे हमने देखा था राजनाथ सिंह के वक्त पर, जब नकल को रोकने की जोरदार कोशिश हुई थी और वहाँ पर सरकार की तारीफ भी हुई थी, लेकिन फिर हमने देखा कि शिक्षा पद्धति में जो कि सुधार नहीं हो पाया, उसी ढर्रे पर सब कुछ चल पड़ा और फिर से नकल होने लग गई। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी इस एक साल में कि पहले स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेती, शिक्षा पद्धति सुधारती, ताकि वो स्टूडेंट्स इस बात का भरोसा रख पाते कि हाँ अगर नकल नहीं भी हो रही है तो हम लिख सकते हैं? एक साथ अगर इतने स्टूडेंट्स खिलाफ जाते हैं और वो परीक्षा छोड़ने को मजबूर होते हैं, तो इसे नाकामी कहेंगे या फिर हम उपलब्धि कहेंगे? मैं ये सिर्फ इस संबंध में कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी एज ए इन्विजिलेटर्स काफ़ी एग्ज़ाम्स में इन्विजिलेशन किया है, उससे जो अभी चेंजेस देखती हूँ, अचानक से ये मैंने देखा और मैंने हम लोगों सबने ने न्यूज़पेपर में और टीवी पे देखा कि एग्ज़ाम्स के समय सीसीटीवी कैमरा आप आज लगा रहे हैं। ये नए रूल जो आ रहे हैं कि सीसीटीवी के थ्रू आप देख रहे हैं कि भाई कौन बच्चा कितना नकल कर रहा है और क्या उनके कंडक्ट है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान थोड़ा इस तरफ आकर्षित कराते हुए देखना चाहूँगी कि शिक्षा पद्धति के पहले बेसिक कमजोरियों को देखिए, वहाँ देखिए कि स्थिति ना हो पैदा हो पाए कि आपको सीसीटीवी कैमरा लगा करके एग्जाम में नकल करते या कोई भी ऐसे हरकत करते बच्चों को आप देखें। तो मैं कहूँ कि सरकार का ध्यान पहले बेसिक्स में जाना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं जो आज जिस चीज़ में आप त्रुटियां देख रहे हैं और आप पिछली गवर्नमेंट को उसके लिए ब्लेम करते हैं, फर्स्ट आपको खुद की अपनी पद्धति को सुधारिए। और ये सीसीटीवी कैमरा कोई किसी चीज़ को रोकने का कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है। तो गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा पद्धति में बहुत सारे लूप होल्स हैं जो एक एक करके खुल रहे हैं। और ऑफ कोर्स जैसा कि आपने मुझे पूछा कि ऑफ कोर्स ये उनका पूरी तरह से एक जिम्मेवारी है कि इसमें आए हुए इन लूप होल्स को दूर करें और इसमें एक नवीन पद्धति को डालें ताकि वो आगे प्रॉपरली। शबनम जी जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर हम बात करेंगे महिला सुरक्षा। शिक्षा पद्धति को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त करने की बात है, 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा देते हैं वो छात्र होते हैं जो 10 या 12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद पहुंचते हैं वहां तक।
तो इनका नींव तो पुरानी सरकारों ने कमज़ोर कर दिया था। जब मकान का नींव ही कमज़ोर रहेगा तो मकान ढहने में कितना समय लगता है। एक ये था कि जहाँ तक नकल रोकने का पहले ही अनाउंसमेंट हो गया था, लेकिन नकल माफिया और इतने सक्रिय थे, उनको लगता था जैसे पिछली सरकारें बोलती थी हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पर भ्रष्टाचार के साथ कंधे पे कंधे मिलाकर चला करते थे। उनको भरोसा था शायद ये सरकार भी ऐसे ही बोलेगी और कुछ नहीं करेगी। इसलिए जो नकल जब चला तो नकल माफिया जो नकल करा रहे थे बच्चों को वो ध्वस्त हो गए। और इसमें आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी थे, जब रिकॉर्ड देखा गया, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं थे पर उत्तर प्रदेश में नकल माफिया के थ्रू डिग्री लिया करते थे 10वीं और 12वीं की। उनकी जगह पे कोई और बैठ के एग्जाम दिया करता था। ठीक है, हफीज तो जो नींव बिगड़ी है उसको सुधारने का पूरा प्रयास चल रहा है और वो सुधरेगा भी। पुरानी सरकारों पर आरोप लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो है, वो कार है, वो ड्राइवर हैं जो रियर शीशे में देखकर जो है गाड़ी चलाते हैं, ये आगे नहीं देखते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार नहीं बनाई। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आपने सरकार नहीं बनाई। पिछली सरकार को ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मंच से एक नकल माफिया मंच साझा करता है, तब आप कहां पर थे? तब आपने इस तरह के क्यों सवाल नहीं उठाए? प्रधानमंत्री जी खुद नकल माफियाओं को अपने मंच से साझा कराते हैं, बुलवाते हैं और उनको प्रोत्साहन देते हैं। आपकी पार्टी वो है जिसकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा फर्क है। और इसीलिए आप देखिए कि आपने कहा कि 11 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपने मकान बनाए, कभी योगी जी बोलते हैं 9 लाख बनाए। जिस प्रदेश के अंदर मौरंग नहीं, रेत नहीं, गिट्टी नहीं, वहां कहां पर आपने मकान खड़े कर दिए? कहां पर आपने गड्ढे मुक्त कर दिए? जहां रेत नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ दावे करते हैं, आप पुरानी सरकार को ब्लेम करना चाहते हैं। आप रियर शीशे में देखकर गाड़ी चलाने वालों में से हैं। आप फ्यूचर की राजनीति नहीं करते, आप सकारात्मक राजनीति नहीं करते, आप नकारात्मक राजनीति करते हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, आपको 2019 में सरकार के लिए चिंता की बात यह है कि भीतर से ही आवाज आ रही है। हम सुनवा देते हैं दर्शकों को। इस बीच योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर सरकार को कैसे फेल बता रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। आप अगर गांव में चले जाइए तो आज भी राशन कार्ड, शौचालय, आवास, पेंशन के नाम पे रिश्वत ली जा रही। आज भी जिस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के नाम पे लोगों ने वोट दिया, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों ने मजबूती से वोट दिया, सरकार बनाई, और सरकार बनाने के बाद आज भी गाँव में वो काम हो रहा है। आज भी आप थाने पर चले जाओ, गरीब दर दर ठोकर खा रहा है, उसकी बात वहाँ नहीं सुनी जा रही है। वो तो छोड़ो, जनता की बात है। एमएलए, एमपी आज रो रहा है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं उतरी है। जश्न मनाना तो ये परंपरा है कि 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, हर सरकारें जश्न मनाती हैं, कोई नया काम थोड़ा कर रहे हैं। 7% हम खिलाफ में, 3 नंबर, इससे ऊपर नहीं। तो सहयोगी जो है वो अहंकार का आरोप लगा रहे हैं, बातचीत नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं सरकार फेल है। भवेश जी, से उपचुनाव के साइड इफेक्ट भी हम कह सकते हैं जो हार उसमें मिली है बीजेपी को, लेकिन इस लिहाज से क्या अभी आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए था इस सरकार को? देखिए, पूरे सरकार का पोस्चर ये है कि सरकार जो आरोप लगा रहे हैं इसके सहयोगी दल, एक दम्भ दिखता है। आप जब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से बात करिए तो वो कहेंगे कि पहली बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार कोई बहुत बड़ा इनोवेटिव काम कर रही है। अगर हम अभी शिक्षा की बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हम कोर्सेज बदलने जा रहे हैं, सिलेबस बदलने जा रहे हैं और इससे शिक्षा का बिल्कुल काया पलट हो जाएगा। बेसिकली कोई भी काम हो रहा है, किसी भी दिशा में काम हो रहा है, वो चाहे शिक्षा में काम हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे काम हो, सरकार का इनिशिएटिव स्टेप वाइज होना चाहिए। अगर स्थितियां बहुत खराब हो गई हैं पिछले 50-60 साल में और एक प्रचंड बहुमत से आपको सत्ता में लाती है जनता, तो उसकी उम्मीदें उसी लेवल पे होती है। मुझे लगता है इस सरकार ने उस तरीके से होमवर्क नहीं किया है, न शिक्षा में सुधार के लिए, न लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में करने के लिए, न महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो एक स्टेप जो दिखाई देना चाहिए कि यहाँ पहले शिक्षा में सुधार करना होगा तो शिक्षकों की बहाली करनी पड़ेगी, स्कूलों का स्तर में सुधार लाना पड़ेगा। आप देखिए ना कि स्कूलों की स्थिति क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है स्कूलों के पास, टीचर्स नहीं है, कहाँ से आप शिक्षा को कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे। तो उसी तरीके से अब लॉ एंड ऑर्डर में आपके पास फोर्सेज की कमी है। आप नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। जो सिपाहियों और दरोगा की भर्ती होनी चाहिए थी जिस लेवल पे, अभी एक आए थे हमारे मेहमान इसी कार्यक्रम में, वो कह गए थे कि 22,000 लोगों पर एक सिपाही है,
पूरे प्रदेश में। आप किस तरीके से आप प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल? लॉ एंड ऑर्डर की बात पर हम विजेंद्र सिंह का रुख करना चाहेंगे। विजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल ये है मैं दो चीज कहना जी, सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात करते हुए योगी जी ने कहा था कि एंटी रोमियो स्क्वाड हम बना रहे हैं और त्वरित उस पर प्रतिक्रिया आएगी, त्वरित उस पर जो असर है वो दिखेगा। जो सब कुछ योगी जी बना रहे हैं वो जमीन पर कहाँ है, मैं ये जानना चाहता हूँ। चाहे वो एजुकेशन के बारे में हो, चाहे बेरोजगारी के बारे में हो, अभी तो सरकार ने काम ही करना नहीं शुरू किया, अभी तो रंग पोतने में बदलने में लगे हुए हैं। और जो आज उन्होंने कहा भी है वो सब भविष्य के लिए कहा है। एक साल में क्या किया? एक वैकेंसी कहीं निकली हो बताइए? एक वैकेंसी निकली भी नर्सिंग स्टाफ में तो 73 नंबर वाला फेल हुआ और 7 नंबर वाला पास हुआ, ऐसे 2500 पे अखबारों में छपा। तो जो हुआ भी सरकारी वकील की नियुक्ति हुई तो 83% उसमें वो बदनामशुदा लोग आ गए। अब कह रहे हैं कि 4 लाख नौकरियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम नहीं जानते, बंसल जी पता रहे, कोई बंसल जिनके यहाँ बैठे हैं जो पैरल शक्ति चल रही है, लिस्ट बता रहे हैं उनके यहाँ बन रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग जो हो रही है, आज ही एक चिट्ठी वायरल है, देखिए गोंडा के एसपी थे उमेश कुमार सिंह, एक बाकायदा उनके बिजनौर के विधायक हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखा है मुख्यमंत्री को। आप एक साल में आखिर क्या चाहते हैं? अब योगी जी कह तो रहे हैं कि 64 विभागों में भर्ती हो रही है, 4 लाख नौकरियां आ रही है। एक साल कोई बड़ा समय नहीं होता, लेकिन कुछ शुरुआत तो करें, कुछ बिगिनिंग तो करें। 4 लाख नौकरी देने की बात करें, 4000 लोगों के लिए तो विज्ञापन निकाले भैया। तो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। और जो परीक्षा छोड़े हैं बच्चे, सबसे बेसिक चीज जानिए, वो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, जहाँ 73% विद्यालय में 100 रुपया और 150 रुपया में टीचर पढ़ाई करा रहे हैं। जब तक उनको मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा मनरेगा का दूना कम से कम, तब तक ये पाठ्यक्रम बदलने से कोई शिक्षा गुणवत्ता में सुधार होने नहीं जा रहा है। कुछ शुरुआत करें, मैं कह रहा हूं 1 साल बीत गया, अब शुरुआत के लिए समय होना चाहिए। अभी कुछ शुरू नहीं हुआ है, न सड़कें गड्ढा मुक्त है, न किसानों के लिए कुछ हुआ है, नहीं हुई अभी खाली भाषणबाजी हो रही है। ठीक है, 1 साल का वक्त बहुत और होता है, अपने सांड पकड़े वो जो दावे किसानों की फसल खा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी कोई जो दावे आजकल किए जाते हैं मैनिफेस्टो में, उसमें बजावता जिक्र होता है कि देखिए आप हमारी सरकार बनाइए, हम इतने दिन में या इतने महीने में अभी कुछ नहीं शुरू हुआ, बताएं ना। मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था मुझे 1 साल चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए। 1 साल हो चुका है। आप ये देखिए कि एनकाउंटर किसी भी प्रदेश की पॉलिसी हो सकती है, एनकाउंटर मजबूरी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस सरकार ने एनकाउंटर को जरूरी बनाया है। 1200 से ज्यादा एनकाउंटर है, फिर आप न्याय व्यवस्था को खाड़कर फेंक दीजिए। हम बात करेंगे सब समाज में रहते हैं। धैर्य मत खोइए सर, धैर्य मत खोइए, मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन महिला सुरक्षा की चूंकि हम बात कर रहे थे और एंटी रोमियो स्क्वाड की बात आई थी, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, एनकाउंटर्स की बात भी होती रहेगी। कुछ कहना चाह रही थी हमसे नम्रता तिवारी जी महिला सुरक्षा के नाम पर, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उस दिशा में काम करती आई हैं। नम्रता जी, बहुत जोर शोर से ये कहा गया था कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड लेकर के आ रहे हैं और बस कुछ ही महीनों में आप सरकार बनाइए, कुछ ही महीनों में असर दिखेगा कि छेड़खानी नहीं होगी महिलाओं के साथ, जो कॉलेज जाने वाली लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जहां कहीं भी ऐसा कुछ होगा, हमारी जो एंटी रोमियो स्क्वाड की पुलिस है वो पहुंचेगी वहां पर। क्या जमीन पर इस 1 साल में ये दिखा? क्योंकि 1 साल का वक्त बहुत होता है ये समझने में कि क्या वाकई इस वादे में सच्चाई थी। देखिए, एंटी स्क्वाड्स का क्यों नहीं बहुत फ़र्क पड़ा। जो इससे पहले पार्क वगैरह जैसे भी इस तरह के स्थान थे, अब उन जगह का माहौल काफ़ी चेंज हो गया, लोगों में डर तो है ही। और अभी इन्होंने देखिए 4 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक एक वो चलाया इन्होंने, सुरक्षा, महिला सुरक्षा अभियान। तो उसके अंतर्गत आप देखिए 5000 से ज़्यादा कॉलेज और 10 लाख से ज़्यादा छात्राओं ने सब में भाग लिया। तो ऐसा नहीं है कि कार्य हो नहीं रहा है, कार्य हो रहा है। आप 1090 पे भी देखिए, अगर आप उस पर सूचना देते हैं किसी भी छेड़खानी, चाहे किसी भी अपने साथ कोई भी घटना आपके साथ चाहे आपके आसपास घटती है, तो उस पर कार्रवाई होती है। इस पे ये नहीं कह सकते कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कि आप अभी आप देखिए, जब आपकी पिछली सरकार थी कि 1090 थोड़े दिन तक आप घंटी जाती रहती थी, उठता ही नहीं था फोन, तो अब ऐसा नहीं है, फोन उठ जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपने कहा कि फ़ोन नहीं उठता था। 6 लाख से ज़्यादा कंप्लेंट जो है एड्रेस की गई 1090 के द्वारा, और बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रोग्राम था पिछली सरकार का। इस सरकार ने उसमें व्यवधान डालने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश की, लेकिन देखिए 1090 का एक अपना दायरा है। 1090 इसलिए बनाया गया था कि हमारी जो महिला है या हमारी जो बहन है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि समाज जिस तरह का है कि बदनामी बहुत होती है, तो जो एफआईआर स्टेज से पहले केस सुलवाने के लिए 1090 का प्रावधान था। उसके बाद अगर केस ज़्यादा बढ़ जाता था तो थाने तक वो केस पहुंचता था। इसी तरह से नाम नहीं डिस्क्लोज होता था हमारी किसी बहन का, और
मैं आपको आंकड़े दे रहा हूं, पिछली सरकार के 6 लाख से ज्यादा केसेस 10-90 के द्वारा बहुत आसानी से सुधार लिए गए। इस सरकार में भी आंकड़े होंगे, इस सरकार में भी आंकड़े होंगे। ऊपर उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं। 7 लाख का आंकड़ा कहां से ला रहे हैं मुझे नहीं पता, हम ये नहीं कह सकते मैं आपको आधिकारिक आंकड़े पिछले साल के बता रहा नमिता जी कह रही हैं उसको भी मानना होगा। अच्छा काम 10-90 ने किया था। कुछ जो कंप्लेंट है वो दर्ज हुए हैं, उन पर काम भी हुआ है, लेकिन सलोनी जी जो वादा सरकार ने किया था, क्योंकि हम लोग रोज न्यूज कवर कर रहे हैं, मेरठ से लेकर के झांसी, झांसी से लेकर के आजमगढ़, हर जगह पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर शोहदों के डर से जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो स्कूल छोड़ रही हैं, कॉलेज छोड़ रही हैं, कहीं पर छेड़खानी की वजह से वारदात हो रही है, विरोध करने पर उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हम क्या कह सकते हैं कि सरकार काम कर रही है? मैं इस मामले में एक थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हम लोगों ने हाल में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पे एक सोशल वर्क के सिलसिले में जाना हुआ। वहाँ पे जा कर के एक रियल पिक्चर सामने आई कि लड़कियों की क्या दुर्दशा है। ये केवल शहरी क्षेत्रों में ना देखें, योगी सरकार गांव में भी है और वहाँ पर लड़कियाँ किस तरह से रेप की गई हैं, नॉट ओनली बाय 1 पर्सन, मेनी। जब वहाँ जाके देखते हैं और जब उससे हम रूबरू होते हैं तो सरकार की असली चेहरा जो होता है वो सामने आता है। आप सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा केवल शहरों में तो चली, कुछ हद तक अपना एजुकेशन लेवल भी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कहाँ है जहाँ लड़कियाँ बिल्कुल इस तरह से रौंदी गई। और जब मैं उससे रूबरू होती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये है योगी सरकार और ये है औरतों की सुरक्षा। जाके उनसे इंटरव्यू लीजिए और उनको देखिए, तब रियल पिक्चर सामने आता है। एनकाउंटर से सुधरेगा लॉ एंड ऑर्डर, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों की क्या राय है इस 1 साल के बारे में, वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आगरा के लोग क्या कह रहे हैं योगी सरकार के 1 साल पर, सुनिए आप। पहले नोटबंदी हो गई, फिर जीएसटी लागू हो गई, गरीब और गरीब होता गया, पैसे वाला और पैसे वाला होता गया, गरीब तो लाइन में लगता नहीं है। बस यही बोल, योगी जी ने कुछ करा नहीं, योगी जी ने कुछ नहीं किया गरीबों के लिए। सरकार पास ही फेल हुई, सरकार 1 साल में फेल हो गई। तक तो कोई काम नहीं हुआ है, वादे तो बहुत सारे किए उन्होंने, मगर उनमें से कोई भी एक भी काम नहीं हुआ है। जैसे कि जुआ भी बंद कराएंगे, अवैध कानून से, जैसे कि अवैध कोई काम चल रहा है या कोई खेती गरीब की हड़प रहा है, उसको भी कोई दबाव नहीं है बिल्कुल भी सरकार का, और ना ही कोई सुनवाई होती है। कैसे कि बहुत लोग आते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, मगर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। सरकार ने आश्वासन तो शुरू में ऐसे ऐसे दिए थे कि हम युवाओं के लिए रोजगार निकालेंगे, नौकरियां देंगे और क्या भ्रष्टाचार मुक्त होगा, महंगाई कम होगी। अब तो ऐसा लग रहा है कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है और अभी तक सरकार ने युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं निकाला। तमाम शिकायतें हैं लोगों की और ये सरकार को सुननी ही पड़ेगी। बहुत कम वक्त हमारे पास बचा है, इसलिए छोटा छोटा रिएक्शन मैं आप लोगों से लेना चाहती हूँ। शबनम पांडे जी, अभी अब्दुल हफीज गांधी ये कह रहे थे कि एनकाउंटर किसी सरकार की पॉलिसी नहीं हो सकती है। आप एनकाउंटर करके ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं, आखिर गंभीर कितने हैं आप लोग इसे लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बहुत से स्तर पे काम करना पड़ता है, जिसमें से एक एनकाउंटर भी है। जहाँ भी अपराध हो रहा है, अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। अपराध को कम करने के लिए तरह तरह के योजनाएं हैं और जो ग्राउंड पे दिख भी रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने गुंडों को प्रश्रय दिया था, एनकाउंटर नहीं करके उनको अपने घर में बसाने का काम किया था, तो सरकार की दिक्कतें ज्यादा थी और अभी 1/4 भी समय नहीं निकला है 5 साल का। भारतवर्ष में ये पॉलिसी है क्या? भारतवर्ष में जो राज्य हैं क्या वो एनकाउंटर को पॉलिसी मानते हैं? आप ही को क्यों एनकाउंटर ऐसा पॉलिसी चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें प्रावधान है। आप हार्डन से हार्डन क्रिमिनल को उस प्रक्रिया से निकालिए, लेकिन एक एनकाउंटर की एक कहानी होती है। पुलिस आई, देखिए अगर पुलिस पर कोई गोली चलाता है, पुलिस गोली चलाएगी, हम इसको मना नहीं कर रहे हैं और चलाना भी चाहिए। हम ऐसे केसेस की बात कर रहे हैं जहां पर समान स्टोरी होती है कि क्रिमिनल्स आए और पुलिस को गोली चलानी पड़ी। ज्यादातर ऐसा होता है कि पुलिस हाथ बांधकर पीछे ले जाती है और कहीं दूर जाके उन्हें गोली मार देती है और फेक एनकाउंटर दिखाते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उत्तर प्रदेश को नोटिस इशू किया है, प्रमोशन पाने के लिए नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर किए और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सरकार से पूछा है आप जवाब दीजिए। आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार नहीं चला सकते। आप दोनों रुकिए एक सेकंड। हफीज गांधी, शबनम जी, ठीक।
जाहिर है कि एक साल में एनकाउंटर्स तमाम हुए, सरकार ये कहती रही कि हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, लेकिन ह्यूमन राइट्स का जो कमीशन का नोटिस है वो हाथ आया, लेकिन जनता के हाथ क्या आया? जनता अभी भी परेशान है, जनता अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की कमी से जूझ रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगी सरकार का कैसा रहा एक साल, हम इस पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं एक वीडियो फिल्म जो कि योगी सरकार ने जारी की है एक साल पूरा होने पर।